Hello guys, a very good morning to all. Myself CMA Mahindra Saini. I am a qualified cost and management accountant and I am mentor of indirect taxation laws and practice exclusive especially for CMA final. So guys, I will teach you पेपर नंबर 19 of CMA final. पेपर का नाम है indirect tax laws and practice. About myself, so guys, as I told you that myself CMA Mahindra Saini and I'm a qualified cost accountant. I done BCom, MCom, CET, CEL and especially I'm the mentor of indirect taxation and laws and practice and I have the experience more than 5 years especially in indirect taxation. तो मैं more than 5 साल से केवल CMA फाइनल का indirect tax पढ़ा रहा हूँ. तो गाइज जो मैंने 5-6 साल में स्पेशली अगर जीएसटी की बात करूं तो कुछ बातें मैंने ऑब्जर्व की है. तो पहले वो बातें मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर आज की क्लास अपनी स्टार्ट करेंगे. मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे पेपर नंबर 19 सीएमए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्सेशन लॉज एंड प्रैक्टिस. बट क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं, जनरल बातें हैं, वो एज ए स्टूडेंट आपको ध्यान रखनी है. तो वो पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं, देन आई विल गो अहेड. नंबर 1 बात तो है कि जैसे मेरे से पूछते हैं, कई स्टूडेंट भी पूछते हैं, जैसे कई दूसरे इंस्टीट्यूट से आते हैं या फिर हमारे पास इंक्वायरी जाती है, तो वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में रहता है, डायलेमा में रहता है. तो वहाँ से हमने एक क्वेश्चन अराइज किया है. उनके दिमाग में ये रहता है कि सर अगर मुझे कोई क्लास लेनी हो, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन की हो, चाहे वो कॉस्टिंग की हो, चाहे एफएम की हो, कोई सी भी हो, चाहे इंटर हो फाइनल हो, अगर मुझे क्लास लेनी है तो सर मैं कैसे सेलेक्ट करूँ कि कौन सी फैकल्टी अच्छी है या फिर कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है. तो उसका एक ही आंसर है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि मैंने जो ऑब्जर्व किया कि प्लीज रेलिवेंस आपको देखना है कि क्या रेलिवेंसी है उस फैकल्टी के पास या फिर उस इंस्टीट्यूट के पास. सर व्हाट डू मीन बाय रेलिवेंस? दोस्तों रेलिवेंस का मतलब होता है कि अगर आप सीएमए का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको केवल और केवल मतलब है सीएमए से, सीएमए के एग्जाम पैटर्न से मतलब है, सीएमए की स्टडी से मतलब है, सीएमए के कैसे एग्जाम होते हैं उससे मतलब है, सीएमए के स्टडी नोट से मतलब है, सीएमए के नोट से मतलब है. बस इनसे, इसके बाहर आपको नहीं जाना. कई फैकल्टीज होती है, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा, बट होती है, कई इंस्टीट्यूट होते हैं वो किसी दूसरे प्रोफेशनल को पढ़ाते हैं तो उसके साथ साथ सीएमए को भी वो चला लेते हैं. तो फिर वो क्या करते हैं कि उनके जो नोट्स होते हैं अदर प्रोफेशनल्स के, तो उसको भी आप सीएमए में यूज कर लेते हैं, जबकि उनका इतना रेलिवेंस नहीं है. एक बात आप खुद ही जज कीजिएगा, जब तीनों इंस्टीट्यूट अलग अलग है तो इनका एग्जाम पैटर्न भी अलग अलग होता है, इनका जो क्वेश्चंस का जो अरेंजमेंट होता है या फिर एग्जाम पेपर लिखा जाता है, सब कुछ अलग अलग होता है. राइट, मानते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन तो एक ही होती है, कॉस्टिंग एक ही होती है, बट अगर एक ही होता है तो फिर अलग अलग इंस्टीट्यूट क्यों होते हैं? तो प्लीज़ इस चीज़ को आप ज़रूर नोट कीजिएगा. कहीं से भी आप, चाहे मेरे से ही क्यों नहीं लो, तो आप ये ज़रूर देखिएगा कि वो फैकल्टी किसी और को भी पढ़ाती है, मतलब अदर प्रोफेशनल्स में भी पढ़ाती है, या फिर एक्सक्लूसिव सीएमए की ही प्रिपरेशन करवाती है. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. रेलिवेंट आपको देखना है कि सर मुझे तो सीएमए बनना है तो आपको सीएमए का ही पढ़ना है. पहली बात तो जो मेन डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो आपका सीएमए का होना चाहिए. वो जो कोचिंग है सीएमए की होनी चाहिए एक्सक्लूसिव, वो जो नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं एक्सक्लूसिव सीएमए के होने चाहिए, वो जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं वो सीएमए के होना चाहिए, जो क्लासेज प्रोवाइड करवाते हैं वो एक्सक्लूसिव सीएमए के होना चाहिए. एटलीस्ट ये तो बेसिक चीज़ें आपको देखनी होती है. और जो फैकल्टी होती है वो क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट है कि नहीं, ये भी आपको देखना है. ये चीज़ें मैटर करती है. अगर इन चीज़ों पे आप फोकस कर रहे हो तो मेरे हिसाब से तो फिर तो आप ही की मेहनत लगती है. बट ये बैकएंड में आपके साथ ये होना चाहिए. रेलिवेंसी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है, एनीवे. So guys, I will teach you paper number 19 CMA final indirect taxation and I have the experience more than 5 years especially in this subject. Right? पहले अपन सिलेबस पे नज़र डाल लेते हैं. सिलेबस है अपना 2022 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्लासेज है. पेपर का नाम है इनडायरेक्ट टैक्सेशन लॉज एंड प्रैक्टिस. मॉड्यूल का नंबर है पेपर नंबर 19. 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है. एग्जाम पैटर्न, पेपर पैटर्न आपको पता ही होगा कि मिनिमम आपका 40 मार्क्स, मैक्सिमम आपको 50 मार्क्स लाना है अगर आपको पास होना हो तो. राइट, और पेपर नंबर 19 पूरे 100 मार्क्स का पेपर है. इसमें आपके 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी. पार्ट ए जो कि आपका है
जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और पार्ट बी हमारा है कस्टम लॉज। वेटेज की अगर बात करें तो पार्ट ए को इंस्टीट्यूट ने 70% मार्क्स में डिवाइड किया, और पार्ट बी बोले तो कस्टम को 30% मार्क्स में इन्होंने डिवाइड किया। टोटल हो गया आपका 100। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्राइटेरिया किसका आ रहा है, वेटेज किसका आ रहा है, जीएसटी क्या आ रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का। स्क्रीन पे देखिएगा एक बार, ये आपका जीएसटी का मॉड्यूल है, इनडायरेक्ट टैक्सेस लॉज एंड प्रैक्टिस, राइट, पेपर नंबर 19। और ये देखो सिलेबस की अगर हम बात कर रहे थे अभी कि सर सिलेबस में कैसे इन्होंने बाइफरकेट किया, 30% तो बी पार्ट है और 70% आपका ए पार्ट है। तो देखो 70% जो आपका ए पार्ट है उसमें पूरा आ रहा है आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, राइट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड रूल्स, जिसमें आपका सारा ये सिलेबस आ जाता है, और 30 मार्क्स का आपका कस्टम लॉज एंड कस्टम एक्ट एंड रूल्स। तो सबसे ज़्यादा वेटेज अपना आ रहा है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का 70%। ठीक है, और यू नो वेरी वेल कि ये नया नया लॉ है, नया नया एक्ट है जीएसटी, तो इसको पढ़ने में तो मज़ा आएगा ही, और आप इंटर में पढ़ के आए हैं इसको, तो वहाँ पे भी आप बेसिक नॉलेज इसकी लेकर आए, और फाइनल में अपने इसको डीपली पढ़ेंगे। इसमें नोटिफिकेशंस, रूल्स, केस लॉज, सब रूल्स, सब कुछ पढ़ेंगे आपके फाइनल्स में। मैं एक बात बता देता हूँ कि मैं अपने आप को ये नहीं बोल रहा है कि मैं बेस्ट फैकल्टी हूँ, बट मैं इतना जरूर बोल देता हूँ कि अगर मेरे पास भी आप पढ़ के पास नहीं हुए तो आप कहीं भी नहीं हो सकते। इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जो मैं पढ़ाऊँगा रेलिवेंट पढ़ाता हूँ, राइट, केवल सीएमए का पढ़ाता हूँ, और पढ़ना और पढ़ाने का तरीका भी मैं बताऊंगा अभी कैसे होता है। इसलिए हमारे पास ये स्टूडेंट आते हैं, और हम एक अश्योरेंस ये जरूर देते थे कि अगर यहाँ पे मेरे पास पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट मैं आपको ये श्योरिटी दे देता हूँ कि आपके इस थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, जो क्राइटेरिया होता है, उससे कम तो आपके आएंगे नहीं, बशर्ते कि आप हमारे अकॉर्डिंग चल रहे हैं, राइट। अब पढ़ाने और पढ़ने का तरीका मैं बता देता हूं। क्लासेस चल रही है आपकी, ये क्लासेस तो आपको लेनी है। दूसरी बात होती है जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मेरे मुंह से मैं बोल रहा हूं, एक एक वर्ड मेरे नोट्स में लिखे हुए हैं। जो नोट्स बनाए गए हैं हम कोई टीम से नहीं बनाते, मैं खुद मेरे नोट्स को बनाता हूं। जो भी कुछ वैल्यू एडिशन का होता है वो मैं ऐड करता हूं, या फिर कुछ अमेंडमेंट होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज मुझे डालनी होती है, मैं खुद अमेंडमेंट करता हूं, अमेंड करता हूं, एडिट करता हूं। मैं जो भी बोलता हूं एक एक वर्ड्स आपके नोट्स में मिलेंगे। ये नोट्स भी आपको हम शेयर करते हैं, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों में। तो एक तो मैं रेफर करता हूं नोट्स को, दूसरा मैं रेफर करता हूं मॉड्यूल को। मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं मैं यहां पे सोल्व कराता हूं, क्योंकि मॉड्यूल के क्वेश्चन ही आपकी रामबाण औषधि है टू क्रैक द सीएमए फाइनल, स्पेशली इनडायरेक्ट टैक्सेशन। इसके अलावा भी कि अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं तो वो भी मैं सोल्व कराता हूं। और फिर उसकी दूसरी बात होती है कि मैं इनके टाइम पे टेस्ट भी लेता हूं, और टेस्ट पेपर और विथ सॉल्यूशन भी मैं अपलोड करता हूं, वो भी हम प्रोवाइड करवाते हैं स्टूडेंट को। एवुलेट करते हैं कैसे पेपर लिखा जाता है, स्पेशली इनडायरेक्ट टैक्सेशन का पेपर को कैसे लिखा जाता है, ये भी हम गाइड करते हैं। इसके अलावा एमटीपी जो होते हैं इंस्टीट्यूट अपलोड करता है, उनको भी मैं कवर कराता हूं। सो गाइज एमटीपी हो गया, उसके बाद में जो पास्ट ईयर के पेपर्स है उनको भी हम गाइड करते हैं। बस इसके अलावा मैं ना तो मैं सजेस्ट करता रेफर करने की, और ना मैं रेफर करता, क्योंकि अगर आपने यही डॉक्यूमेंट्स को एक बार कंप्लीट कर लिया तो आपके पास बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाएगा, बशर्ते कि आप कहीं दूसरी जगह भटके ना। क्योंकि स्टूडेंट क्या करता है, टेलीग्राम पे अलग डॉक्यूमेंट आ रहे हैं, कोई यूट्यूब का अलग लिंक शेयर कर देता है किसी फैकल्टी के, किसी इंस्टीट्यूट के, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। और मैं फिर बता देता हूं, ये जो फ्री में अपलोड करते हैं वो अपलोड करते हैं जो उनको आता है, या फिर वो पूरा मटेरियल आपको वहां पे डिस्क्लोज नहीं करते। वो अपनी मार्केटिंग का, अपने एडवर्टीजिंग का अलग तरीका होता है। सो प्लीज उनमें टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि वो भी मेन डॉक्यूमेंट थोड़ा ना डिस्क्लोज करेंगे फ्री में, राइट। तो कहीं से भी लो, पेड कोर्सेज लो, ठीक है, और एक ही फैकल्टी को प्रेफर करो, एक ही फैकल्टी को रेफर करो। वो जो पढ़ा रहे उसकी क्लास, उसके नोट्स, स्टडी मटेरियल और एमटीपीज, पास्ट ईयर के पेपर कहां से मिलेंगे सर? स्कैनर से मिल जाएंगे, तो आप वहां से रेफर कर लो स्कैनर्स। इनके अलावा अभी तो आप कुछ मत पढ़िएगा प्लीज। अगर ये कंप्लीट हो गए फिर आप दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, किसी अदर प्रोफेशनल्स के मॉड्यूल्स को आप रेफर कर सकते हैं।
बट दोस्तों यहाँ पे अपने पास ऑलरेडी भंडार है सीएमए की बात बताऊं तो। कैसे सर? ये जो सिलेबस अपन पढ़ा रहे हैं 2022 पढ़ा रहे, 2022 पढ़ा रहे, तो इनके मॉड्यूल हो गए। अगर फिर भी आपके पास टाइम है और आप चाहते हो कि सर मुझे और क्वेश्चंस करने हैं, तो आप सिलेबस 2016 को पिक कर लीजिएगा, उनके मॉड्यूल डाउनलोड कर लीजिएगा वेबसाइट से और उनके क्वेश्चंस आप सोल्व करना स्टार्ट कर दीजिएगा। बस बहुत सारा भंडारा, बहुत सारा आपके पास कलेक्शन स्टार्ट हो गया। बाकी दूर जाते क्यों? इन्हीं को आप सोल्व कर लो, यहीं से आपके सारे क्वेश्चंस टच हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने बता दिया, मेरे नोट्स है, मेरी क्लास है, मॉड्यूल है और एमटीपीज है और टेस्ट जो पेपर्स हैं, इनके हिसाब से मैं चलता हूं। इसलिए स्टूडेंट को ये सारे टच हो जाता है। पेपर कैसे लिखा जाता है ये भी हम बताते हैं, कैसे कॉपी में आंसर लिखा जाता है। 5 मार्क्स का है तो 5 मार्क्स के लिए कैसे लिखा जाता है, 2 मार्क्स का तो 2 मार्क्स के कैसे लिखा जाता है। टाइम मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ भी आपको कैसे करना पड़ता है। ठीक है, इसके अलग से भी हमारी क्लासेज होती है कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं, स्पेशली फॉर क्रैक द एग्जाम टू द सीएमए। ठीक है गाइस, सो ये पेपर नंबर 19 है। सिलेबस आपको पता ही चल गया। 70% अपना जीएसटी है, 30% अपना कस्टम लॉज, कस्टम एक्ट एंड रूल्स है। सबसे ज़्यादा वेटेज आपका कितना है? जीएसटी का 70%। पासिंग मार्क्स के लिए आपको 50 लाना है। बस मैं यही कहूँगा कि अगर मेरी क्लासेज प्रॉपर आप ले रहे हो, मैं जो बोल रहा हूँ, हम जैसे बोलते हैं, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ कि 75 प्लस तो आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस में, इससे कम तो आने के चांस ही नहीं है। बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बशर्ते अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो इसको। तो मैं 75 मिनिमम इसमें लेके चलता हूँ। एवरेज स्टूडेंट को भी मैक्सिमम बाबा 80 तक आराम से ला सकते हो उसको, 85 80 तक आराम से ला सकते हो इसमें। बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, स्कोरिंग है, इंटरेस्टिंग तो है, इसको इंटरेस्टिंग से पढ़ते हैं अपन। पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है लो, है तो लो, ये जीएसटी लो है, बट इसको प्रैक्टिकली मैं समझाता हूँ, तो आप इसको देखना प्लीज। पढ़ेंगे इसको, ठीक है, इंटरेस्टिंग से पढ़ेंगे। बोरिंग सब्जेक्ट है नहीं, रटने की सब्जेक्ट है नहीं, पूरा समझने की सब्जेक्ट है ये। ठीक है, उसी हिसाब से मैंने इसके नोट्स तैयार किए। मैं आपको नोट्स बता देता हूँ, ये मेरे नोट्स है, देखो ये खुद मैंने, मेरे हाथों से ये नोट्स बनते हैं। एक एक चीज़, एक एक पॉइंट जो मैंने डाल रखा है वो रेलिवेंट है। अब नोट्स कैसे बनाते हैं सर? हम आपके मॉड्यूल को ध्यान रखते हैं, अमेंडमेंट्स को ध्यान रखते हैं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको ध्यान में रखते हुए उसको उस हिसाब से हम नोट्स बनाते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट एंड जीएसटी सिलेबस 2022, राइट, दिस इज माय इंट्रोडक्शन, राइट। सो ये नोट्स हैं, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे हैं, ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे। मैंने ये भी बताया था कि मैं जो भी बात करूँगा, जो भी बोलूँगा, इन सारे नोट्स में मेंशन है, एक भी चीज़ बाहर से नहीं बोलूँगा। अगर मैं बाहर से बोलूँगा कोई चीज़ें, राइट, तो मैंने बीच बीच में ये स्पेस यहाँ पे छोड़ रखा है ताकि आप कुछ लिख सके इस नोट्स में, आपको अलग से इसकी नोटबुक ना बनानी पड़े, ठीक है, ताकि आपका एक ही डॉक्यूमेंट रहे एटलीस्ट। तो देखो मैंने हर जगह, कम से कम बहुत जगह मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ रखी है, ताकि आप, अगर आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो, आपके नोट्स यहाँ पे डाल सकते हो, राइट। तो ये सारी जो चीज़ें मैंने डाली है वो एक एक चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और ये जो नोट्स है एक्सक्लूसिव सीएमए फाइनल के लिए है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन के लिए, ठीक है, उसी के हिसाब से ये प्रिपेयर है। देखो ये सारे नोट्स है, ठीक है, तो ये भी हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो आज इंट्रोडक्शन क्लास है, थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं अपन इनडायरेक्ट टैक्सेशन लॉज एंड प्रैक्टिस, ठीक है। सीएमए फाइनल पेपर नंबर 19 इनडायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस, ये अपना मॉड्यूल का नाम है, इनडायरेक्ट टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस। 1 सेकेंड,
वन सेकेंड गाइस। इनडायरेक्ट टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस, जिसको अपन आईडीटी भी बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, पेपर नंबर 19 है। सिलेबस देख लिया, 70% जीएसटी है, 30% कस्टम है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, राइट। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मैंने बताया कि सर ये वेटेज तो है इसका 70%, बट इंटरेस्टिंग भी है सब्जेक्ट, विथ फुल ऑफ इंटरेस्टिंग से अपन इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये देखना कि ये इनडायरेक्ट टैक्स लॉज है, देखते ना, एक तो होता है लॉज, एक होता है एक्ट। तो मेरा क्वेश्चन है कि ये जीएसटी एक्ट है या फिर जीएसटी लॉ? एक्ट होता है या फिर लॉ होता है? दोनों में कुछ डिफरेंस है या फिर सेम है? जैसे जीएसटी एक्ट हो गया, जैसे इनकम टैक्स एक्ट है या फिर इनकम टैक्स लॉ हो गया, वैसे जीएसटी एक्ट है या फिर जीएसटी लॉ है। तो ये बेसिक चीजें अपन लेके चलेंगे, एक एक चीज बेसिक से बताऊंगा मैं, आपको भी मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो और ये चीजें अपन को ध्यान में रहनी चाहिए। बीइंग अ प्रोफेशनल स्टूडेंट यू मस्ट हैव सच टाइप द नॉलेज द एनीवन कैन आस्क यू द व्हाट डू यू मीन बाय द लॉज एंड एक्ट, आर बोथ आर सेम और द समथिंग डिफरेंट? यस, बोथ आर द डिफरेंट, दोनों अलग अलग होते हैं। एक्ट अलग होता है और लॉज अलग होता है। सर क्या डिफरेंस होता है लॉज और एक्ट में, क्या डिफरेंस होता है देखते हैं। एक तो होता है लॉज, LAWS लॉज। तो दोस्तों लॉज में एक तो आता है एक्ट, रूल्स, सब रूल्स, नोटिफिकेशंस, केस लॉज, सर्कुलर्स, ये आते हैं, समझे। तो लॉज जो होता है, लॉज में क्या क्या इंक्लूड होता है? एक्ट, रूल, सब रूल, नोटिफिकेशंस एंड केस लॉज, ये लॉ का पार्ट होता है। सो वी कैन से, सो लॉज इंक्लूड एक्ट, रूल, सब रूल, नोटिफिकेशन, केस लॉज। और अपन ये भी बोल सकते हैं कि एक्ट इज अ पार्ट ऑफ लॉज, रूल इज अ पार्ट ऑफ लॉज, केस लॉज इज अ पार्ट ऑफ द लॉज। तो लॉज इज अ वाइडर फॉर्म, राइट। लॉ का जो स्कोप होता है बहुत वाइड होता है, जबकि एक्ट, रूल, सब रूल, नोटिफिकेशन का स्कोप बहुत नैरो होता है। और दीज आर द पार्ट्स ऑफ द लॉज, राइट। अपने जो सीएमए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्सेशन का पेपर नंबर 19 है, उसमें लॉज लिख रखा है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन लॉज एंड प्रैक्टिस। देखा आपने अभी? देखो इधर, ये क्या लिख रखा? इनडायरेक्ट टैक्सेशन लॉज एंड प्रैक्टिस। देखो मॉड्यूल का नाम क्या है? लॉज, राइट। इनडायरेक्ट टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस, समझे। लॉज का मतलब होता है कि सर अपन इसमें एक्ट भी पढ़ेंगे, रूल्स भी पढ़ेंगे, सब रूल्स भी पढ़ेंगे, नोटिफिकेशन भी पढ़ेंगे और केस लॉज भी पढ़ेंगे। इसका मतलब अथाह भंडार है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भंडार है ही नहीं। और ऐसे भी सीएमए फाइनल में हो तो सीएमए फाइनल के ऊपर तो कोई क्लास होती नहीं है, ना कोई आपके एग्जाम्स होंगे, इसलिए सब कुछ इंक्लूड कर दिया आपके सीएमए फाइनल में। बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है आपके ऊपर, क्योंकि आपको सब कुछ कवर करना है। सर जब आप इंटर में पढ़ के आए हो, इंटर में आप एक्ट पढ़ के आए हो, बहुत ही स्मॉल पार्ट पढ़ के आए हो, केवल एक्ट। बट जो फाइनल में आप पढ़ोगे, लॉ पढ़ोगे, तो लॉ में आपको थोड़ा सा सचेत होना पड़ेगा, आपका टाइम मैनेजमेंट होना पड़ेगा, आपकी कंसिस्टेंसी आपको पता चलेगी, आपकी जो मेमोरी है वो कितना कंसिस्टेंस, कितना एग्जिस्ट कर पाती चीज़ों को, वो भी आपको ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों एक्ट तो आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, उसके अलावा रूल, सब रूल, नोटिफिकेशन, केस लॉज भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि थोड़ा सा वाइड यहां पे आपको लग रहा होगा, और बिल्कुल है भी, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये चीज समझ में आई आपके कि लॉज क्या होता है और एक्ट क्या होता है। तो लॉज इज अ वाइडर फॉर्म, और लॉज इंक्लूड्स एक्ट, रूल, सब रूल, नोटिफिकेशन, केस लॉज। तो अपन केस लॉज भी पढ़ेंगे। केस लॉज के आपके क्वेश्चंस भी आते हैं, कैसे सोल्व करते हैं केस लॉज, जजमेंट आते हैं, डिसीजंस आते हैं। ऑल्सो वी कवर्ड सच टाइप द थिंग्स इन दिस क्लासेस। क्लियर है लॉज में? ठीक है सर। अब चलते हैं सर, एक होता है एक्ट, एक होता है बिल।
देखना बात को, समझना। एक तो होता है एक्ट और एक होता है बिल। जैसे अगर मैं बात करूं, सर ये जीएसटी बिल है या फिर जीएसटी एक्ट है, एग्रीकल्चर बिल होता है या फिर एग्रीकल्चर एक्ट होता है, फाइनेंस बिल होता है या फिर फाइनेंस एक्ट होता है, इनकम टैक्स बिल होता है या फिर इनकम टैक्स एक्ट होता है, बोथ आर द सेम और समथिंग डिफरेंट। बिल्कुल सर, दोनों अलग होते हैं। यह भी नॉलेज अपने पास होनी चाहिए। तो एक्ट और बिल बोथ आर द डिफरेंट। पहले बिल होता है फिर बाद में एक्ट बनता है, पहले बिल होता है फिर बाद में एक्ट बनता है। सर बिल से पहले क्या होता है? बिल से पहले ड्राफ्ट होता है। तो पहले ड्राफ्ट बनता है, ड्राफ्ट कन्वर्ट होता है बिल में, बिल कन्वर्ट होता है एक्ट में। सो दिस इज द होल प्रोसेस। तो अगर इंडिया में किसी एक्ट या फिर बिल को लाया जाता है तो उसकी एक प्रोसेस होती है, उसकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को फॉलो करना होता है, तब जाके वो एक्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस होता है। कोई सा भी एक्ट हो, कोई सा भी बिल हो, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो इनकम टैक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, कोई सा भी मैटर हो, अगर उस मैटर से रिलेटेड कोई एक्ट इंडिया में लाना होता है तो उस गवर्नमेंट को एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब जाके वो एक्ट बनता है। सर व्हाट डू यू मीन बाय दैट प्रोसेस? बिल्कुल, बीइंग ए प्रोफेशनल स्टूडेंट वी मस्ट हैव नॉलेज अबाउट दैट ऑल्सो, कि वो एक्ट कैसे बनता है, बिल कैसे बनता है, ये नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो देख लेते सर एक्ट और बिल कैसे बनता है। देखिए, मैंने बताया था इसकी एक प्रोसेस होती है। क्या प्रोसेस होती है? सर जो भी रूलिंग गवर्नमेंट होती है, जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है, उस प्रेजेंट गवर्नमेंट को अगर कोई एक्ट को लाना चाहती है एग्जिस्टेंस में, तो उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड वो एक ड्राफ्ट तैयार करवाती है। अगर गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई बिल और एक्ट लाना है तो एग्रीकल्चर के जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं वो एक ड्राफ्ट तैयार करवाते हैं। ड्राफ्ट तैयार का मतलब होता है उससे रिलेटेड सारी चीजें को वो एक कंक्लूड करते हैं, इंक्लूड करते हैं। क्या प्रोविजंस होने चाहिए, क्या सेक्शंस होना चाहिए, किसको इंक्लूड करना चाहिए, किसको एक्सक्लूड करना चाहिए, राइट, क्या मैटर्स होना चाहिए। तो एक मैटर्स का, उस मैटर्स का एक ड्राफ्ट तैयार करवाते हैं। ड्राफ्ट को हिंदी में बोलते हैं मसौदा। जैसे सपोज करो कोई एग्रीकल्चर बिल को लाना है, तो एग्रीकल्चर के जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं वो उस ड्राफ्ट को तैयार करवाते हैं। रूलिंग गवर्नमेंट जब इस ड्राफ्ट को बनवा लेती है तो इस ड्राफ्ट को प्रेजेंट करती है पार्लियामेंट के सामने। ड्राफ्ट बन गया, ड्राफ्ट को कहां पे प्रेजेंट किया जाता है? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट के दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो फिर इस ड्राफ्ट को लोकसभा में पास करवाया जाता है और राज्यसभा में पास करवाया जाता है। अगर यह ड्राफ्ट दोनों हाउसेज में पास हो गया तो यह बन जाता है बिल। क्या बन जाता है? बिल बन जाता है, विधेयक। समझेंगे यहां तक? तो सबसे पहले रूलिंग गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है, वो ड्राफ्ट तैयार करवाती है, उस ड्राफ्ट को पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता है और फिर वहां पे दोनों हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें पास करवाया जाता है। अगर बोथ हाउस ऑफ द लोकसभा पास्ड दिस ड्राफ्ट सो इट बिकम्स बिल। तो फिर ये क्या बन जाता है? बिल बन जाता है, विधेयक बन जाता है, राइट। बट ये बिल बन गया, अब बिल किसके पास जाता है? माननीय राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है। अगर माननीय राष्ट्रपति इस बिल पे अपनी स्वीकृति लगा देता है, मोहर लगा देता है, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर यह बिल बन जाता है एक्ट। क्या बन जाता है? एक्ट। एक्ट को बोलते हैं अधिनियम। जब एक्ट बन गया तो इसको फिर पूरे हिंदुस्तान में लागू करवाया जाता है, एप्लीकेबल करवाया जाता है। अगर एक बार एप्लीकेबल हो गया फिर टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन, रूल, सब रूल, सर्कुलर्स, केस लॉज, ये बस आते रहते हैं, टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स आते रहते हैं। सो दिस इज द होल प्रोसेस टू ब्रिंग एनी एक्ट इनटू द इंडिया। समझ में आया प्रोसेस? आई रिपीट द होल प्रोसेस अगेन। सबसे पहले ड्राफ्ट बनवाओ, ड्राफ्ट को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करो, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने के बाद में लोकसभा राज्यसभा में पास कराओ, बिल बन गया, बिल को राष्ट्रपति के पास सामने ले जाओ, राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दे दी, एक्ट बन गया, एक्ट को लागू कराओ, फिर इसके बाद में सर्कुलर, नोटिफिकेशन, सब रूल्स वगैरह आते रहते हैं। क्या सर सभी बिल के लिए सेम प्रोसेस है क्या? बिल्कुल सेम प्रोसेस है, ऐसे ही आना होगा।
इसका मतलब सर जो जीएसटी एक्ट आया वो भी ऐसे ही आया होगा? बिल्कुल ऑब्वियसली ऐसे ही आया है। जीएसटी एक्ट भी आपका ऐसे ही आया है, तो इनका भी ड्राफ्ट तैयार हुआ है। उसके बाद में ये भी लोकसभा और राज्यसभा में गए हैं, तो ये भी सेम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो हुई है। ठीक है गाइज, तो मैं वापस बता देता हूँ इस चीज़ को। देखो क्या प्रोसेस है। सबसे पहले ड्राफ्ट तैयार होगा, ठीक है जी, ड्राफ्ट तैयार हो गया। ड्राफ्ट तैयार होने के बाद में ये कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा आपका ड्राफ्ट तैयार होने के बाद में, ये जाता है पार्लियामेंट के सामने, इसको ले जाया जाता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। पार्लियामेंट के दो हाउसेज होते हैं, कौन कौन से? पार्लियामेंट के दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, राइट। तो ये अगर दोनों में पास हो जाता तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है सर बिल। क्या बन जाएगा? बिल बन जाता है। तो अगर दोनों में पास हो गया तो ये बन जाएगा आपका बिल। ये बन गया बिल। अब बिल किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। ठीक है सर। अब ये जा रहा है राष्ट्रपति के माननीय राष्ट्रपति, ये इसके पास जा रहा है। जब राष्ट्रपति जी के पास गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के माननीय राष्ट्रपति जी के पास गया, अगर ये अपनी स्वीकृति दे देते हैं, अपनी सहमति दे देते हैं, अपनी सिग्नेचर कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? अब ये बन जाता है एक्ट। क्या बन जाता है? अब ये बन गया एक्ट। एक्ट बन गया। अब एक्ट बन गया तो इसको एप्लीकेबल कराया जाता है, लागू करवाया जाता है। अब इसको एप्लीकेबल कराया जाएगा, तो फिर ये एप्लीकेबल होता है। एप्लीकेबल के बाद में टाइम टू टाइम सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, केस लॉज, सब रूल्स ये आते रहते हैं, अमेंडमेंट्स आते रहते हैं। सो गाइस, दिस इज द होल प्रोसेस टू ब्रिंग एनी एक्ट इनटू द इंडिया। अगर आपको भारत में किसी एक्ट को लाना है तो ये प्रोसेस होती है। सर ये प्रोसेस तो होती है, बट हम तो जीएसटी पढ़ रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पढ़ रहे हैं, तो उसका भी क्या प्रोसेस है? सेम प्रोसेस है। तो हम अब ये देख लेते हैं कि सर उसको कब लाया गया, कब ड्राफ्ट तैयार करवाया गया, कब पार्लियामेंट में उसको इंट्रोड्यूस किया गया, कब लोकसभा में पास हुआ, कब राज्यसभा में पास हुआ, कब बिल बना, कब प्रेसिडेंट ने अपनी स्वीकृति दी, कब एक्ट बना, कब एप्लीकेबल हुआ। तो इसको हम बोलते हैं जेनेसिस ऑफ जीएसटी या फिर हिस्ट्री ऑफ जीएसटी। जीएसटी का इतिहास पढ़ेंगे अपन। अब क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री ऑफ जीएसटी। अभी अपन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अपन को ये सारी चीजें एक एक बेसिक चीज को लेकर चलना है, तब जाके आपके वो स्कोरिंग सब्जेक्ट बन पाएगी ये। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब अपन बात कर लेते हैं जेनेसिस और हिस्ट्री ऑफ जीएसटी, कि भारत में जीएसटी का क्या इतिहास रहा, कब कैसे क्या आया। ठीक है गाइस, तो देखो दोस्तों, जब से यूपीए गवर्नमेंट थी, तो यूपीए गवर्नमेंट बहुत कोशिश की थी कि जीएसटी को इंडिया में लाना चाहिए। पार्लियामेंट में बहस भी होती थी, बट बात नहीं बन पा रही थी। इन 2004 या 2004 की बात नहीं करें तो उससे पहले अगर जाए तो इन 2000 की बात है, सन 2000 की बात है। उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब। उस टाइम ने उन्होंने सोचा था कि जीएसटी को इंडिया में आना चाहिए, लाना चाहिए, बट बात नहीं बन पाई। फिर 2004 में, इन 2004 में तात्कालीन जो सरकार थी, उन्होंने एक कमेटी का निर्माण किया। उस कमेटी का नाम है कैलकर टास्क फोर्स। इन 2004 में उन्होंने जीएसटी को लाने का आइडिया प्रस्तुत किया कि जीएसटी रियल में इंडिया में आना चाहिए। तो उस टाइम पे कैलकर टास्क फोर्स नाम की एक कमेटी बनाई गई थी 2004 में। सर वहां भी टाइम टू टाइम, उस टाइम पे यूपीए गवर्नमेंट थी, बट बात नहीं बन पाई। जब सन 2014 में, इन 2014 में
जब एनडीए गवर्नमेंट आई, एनडीए गवर्नमेंट का मतलब बीजेपी सरकार आई, मोदी सरकार जब आई 2014 में, तो मोदी सरकार ने सबसे पहले इस ड्राफ्ट को पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया इन 2014 में। इन 2014 में सर कोई डेट है इसकी? बिल्कुल इसकी डेट है, आपको डेट भी ध्यान रखना। क्या डेट है सर इसकी? 1 सेकेंड। तो पार्लियामेंट में कब इंट्रोड्यूस किया? इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 19 दिसंबर 2014 को। ये डेट मैं आपको डायग्राम से बताता जा रहा हूं एक तरह का। तो 19 दिसंबर 2014 को इन्होंने पार्लियामेंट में प्रस्तुत कर दिया मोदी सरकार ने जीएसटी ड्राफ्ट को। फिर कहां पे गया होगा? ये लोकसभा में गया होगा। सर लोकसभा में इन्होंने पास किया 6 मई 2015 को। 6 मई 2015 को इन्होंने लोकसभा में पास करवा लिया। 6 मई 2015 को इन्होंने कहां पे पास करवा लिया? लोकसभा में पास करा लिया। तो सर अब कहां पे गया? राज्यसभा के पास गया। तो 3 अगस्त 2016 को इन्होंने राज्यसभा में पास करवा लिया। तो क्या बन गया? ये बिल बन गया। क्या बन गया? ये बिल बन गया सर बिल बन गया। तो बिल में इन्होंने अमेंडमेंट किया। बिल में मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बिल में इन्होंने अमेंडमेंट किया, तब जाके बिल बनाया। कौन सा अमेंडमेंट किया? इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, एक एक चीज जो बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं। और अभी तक 2 नंबर के आपके क्वेश्चन हो चुके हैं यहां से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मिनिमम 2 मार्क्स के क्वेश्चंस मैं करवा चुका अभी तक। इन्होंने जो बिल बनाया तो बिल में भी अमेंडमेंट किया, और वो अमेंडमेंट किया 122nd अमेंडमेंट। किस में अमेंडमेंट हुआ सर? ये बिल में अमेंडमेंट हुआ 122nd अमेंडमेंट। 122वां संशोधन इन्होंने किया। ठीक है जी। अब ये बिल बन गया। बिल बनने के बाद में कहां पे गया? ये माननीय राष्ट्रपति जी के पास गया, और माननीय राष्ट्रपति जी ने अपनी स्वीकृति दे दी 8 सितंबर 2016 को। 8 सितंबर 2016 को देखते जाना सीक्वेंस। 8 सितंबर 2016 को माननीय राष्ट्रपति जी ने इस जीएसटी बिल पे अपनी फाइनल स्वीकृति दे दी, एक तरह का पास कर दिया बिल को। तो ये क्या बन गया? एक्ट बन गया। और एक्ट बन गया तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी एक्ट को इंडिया में एप्लीकेबल करवाया गया। कब करवाया गया सर? 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू करवाया गया, सिवाय जम्मू एंड कश्मीर को। जम्मू एंड कश्मीर में 1 जुलाई 2017 को लागू नहीं हुआ था, वहां पे लागू हुआ था 8 दिन बाद में, बोले तो 8 जुलाई 2017 को जे एंड के में। 8 जुलाई 2017 को जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल हो गया था। तो इसका मतलब अब हम कह सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जीएसटी बिल एप्लीकेबल है, जीएसटी एक्ट एप्लीकेबल है। अब टाइम टू टाइम इनमें अमेंडमेंट आते रहते हैं, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स ये आते रहते हैं। सो गाइस, दिस इज द होल प्रोसेस टू ब्रिंग जीएसटी एक्ट इनटू द इंडिया, और इस टॉपिक का नाम है जेनेसिस या फिर हिस्ट्री ऑफ जीएसटी इन इंडिया। भारत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का क्या इतिहास रहा, दिस इज द होल प्रोसेस। उम्मीद करता हूं ये प्रोसेस समझ में आया आपको। मैं ये बेसिक चीजें नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि कई फैकल्टी इसको एक तरह की इग्नोर करती है और आगे बढ़ जाती है, या फिर स्किप करती है वो, जबकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल स्टूडेंट यू मस्ट हैव सच टाइप द नॉलेज दैट हाउ बिकम दिस जीएसटी एक्ट इनटू इंडिया। और यहां से कम 2 से 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आ जाता है, बिलीव मी, ट्रस्ट मी। तो आपको विथ डेट ये प्रोसेस ध्यान रखनी है। और मैंने ये भी बताया था, मैं जो भी बोल रहा हूं मेरे नोट्स में मेंशन है। ठीक है, तो अभी तक जो मैंने पढ़ा एक बार मैं नोट्स से बता देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, देखिएगा जी, दिस इज द नोट्स। तो ऊपर चलिएगा। ओके, देखो
ये रहा हिस्ट्री एंड जेनेसिस ऑफ जीएसटी। भारत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का क्या इतिहास रहा। अभी जीएसटी अपन ने स्टार्ट नहीं की, अभी तो अपन उसका जेनेसिस पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस जीएसटी सिलेबस। तो मैंने क्या बताया था कि इन 2000 में प्राइम मिनिस्टर इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ जीएसटी एंड सेटअप अ कमिटी टू डिजाइन अ जीएसटी मॉडल ऑफ द कंट्री। तो 2000 में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी साहब, उन्होंने जीएसटी को इंडिया में लाने का एक कंसेप्ट प्रस्तुत किया था, रखा था। ठीक है, फिर देखो इन 2004 द आइडिया ऑफ जीएसटी प्रपोज बाय केलकर टास्क फोर्स, और 2004 में एक केलकर टास्क फोर्स बनाई गई थी जो कि जीएसटी को लाने का आइडिया लेकर आई थी। यहां तक तो ये 2 पॉइंट आपको क्लियर है। अब चलते हैं प्रोसेस। तो मैंने बताया था 19 दिसंबर 2014 को, 19 दिसंबर 2014 को कॉन्स्टिट्यूशनल 102nd अमेंडमेंट बिल 2014 वाज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट बाय द एनडीए गवर्नमेंट। तो 19 दिसंबर 2014 को एनडीए गवर्नमेंट ने इस ड्राफ्ट को पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया। देखो ये लिखा था मैंने, अरे ये लिखा था ना 19 दिसंबर 2014 को, देखो ये रहा, पार्लियामेंट में दिया, इन्होंने प्रस्तुत किया 19 दिसंबर 2014 को। फिर लोकसभा में हुआ था 6 मई 2015 को, तो देख लेते हैं। तो देखो ये रहा, तो 6 मई 2015 कॉन्स्टिट्यूशनल 102nd अमेंडमेंट बिल 2014 वाज पास बाय द लोकसभा। तो 6 मई 2015 को ये बिल लोकसभा में पास करवा दिया गया। फिर 3 अगस्त 2016 इट वाज पास बाय राज्यसभा विथ सम चेंजेज। फिर 3 अगस्त 2016 को ये राज्यसभा में पास हो गया, बिल बन गया। बिल में 122वां संशोधन किया, ये रहा। अब ये कहां पे गया हो गया, राष्ट्रपति के पास गया हो गया, माननीय राष्ट्रपति जी के पास। तो 8 सितंबर 2016 assent of President of India was given and became Constitution 101st Amendment Act 2016। तो 8 सितंबर 2016 को भारत के राष्ट्रपति ने इसमें अपनी मोहर लगा दी थी। देखो इधर, ये लगा दी थी 8 सितंबर 2016 को, और ये क्या बन गया था, फिर एक्ट बन गया था। क्या बन गया था, ये एक्ट बन गया था। ठीक है गाइस। अच्छा, मैं एक चीज इसमें आपको बताया, भूल गया, जब ये एक्ट बन गया तो एक्ट में भी संशोधन हुआ था। क्या हुआ था, एक्ट में भी अमेंडमेंट हुआ था। और एक्ट में कौन सा अमेंडमेंट होता, 101st अमेंडमेंट इन एक्ट। और बिल में कौन सा हुआ था, 122वां संशोधन। और एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था 101st अमेंडमेंट। तो प्लीज यहां पे कंफ्यूज मत होगा, क्वेश्चन आता आपके, अभी जो इंटर का जो आईडीटी का पेपर होता है उसमें पहला ही क्वेश्चन था ये। अगर एक्ट में अमेंडमेंट है तो 101st अमेंडमेंट, और बिल में है तो 122nd अमेंडमेंट। ठीक है। तो 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति जी ने अपनी स्वीकृति दे दी। फिर 1 जुलाई 2017 जीएसटी लॉ वाज मेड एप्लीकेबल इन इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो 1 जुलाई 2017 को जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू हो गया। फिर 8 जुलाई 2017 जीएसटी लॉ वाज मेड एप्लीकेबल टू जे एंड की। बोले तो 8 जुलाई 2017 को जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल हो गया। समझ में आया? तो मैंने बताया था मैं जो भी पढ़ा रहा हूं वो आपके नोट्स में है, राइट। तो आपको एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं होती है, हर चीज आपको यहां नोट्स में मिलेगी वो चीजें। ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन। अब चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अंडर जीएसटी। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, देखो सर, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अंडर जीएसटी? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अंडर जीएसटी, भारत का जो संविधान है उस संविधान का कोई आर्टिकल्स, कुछ आर्टिकल्स है, वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स अपने जीएसटी में इंसर्ट किए गए हैं। आर्टिकल को जैसे अनुच्छेद बोलते हैं हिंदी में, तो वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो अपनी सिलेबस में भी है, तो उनको अपन पढ़ेंगे, वहां से क्वेश्चंस भी आते हैं आपके। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है, आर्टिकल 246A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान का अनुच्छेद 246A, 246A। ये क्या बताता है सर? ये बात बताता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार, बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों को एक्सक्लूसिव पावर दे रखा है जीएसटी लेवी करने का, जीएसटी लगाने का।
तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को जीएसटी लगाने का पावर कौन से आर्टिकल में दिया भारत ने? आर्टिकल 246 ए में दिया गया है। समझ में आई क्या? तो आर्टिकल 246 ए एम्पावर्स या फिर राइट टू लेवी जीएसटी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। लेवी का मतलब होता है टैक्स लगाना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी लगाने का पावर या फिर राइट्स कौन से आर्टिकल में दिया? आर्टिकल 246 ए ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान का अनुच्छेद 246 ए यह बताता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जीएसटी लगाने का अधिकार आर्टिकल 246 ए में दे रखा है। मैं जो भी बोल रहा हूं मेरे नोट्स में लिखा हुआ एक एक चीज को यहां पे समझाने के लिए लिख रहा हूं आपको। दूसरा आर्टिकल इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 269 ए। आर्टिकल 269 ए, आर्टिकल 269 ए क्या बोलता है कि अगर आप कोई गुड्स और सर्विस को इंपोर्ट करते हो, बोले तो विदेश से कोई गुड्स और सर्विस को आप इंपोर्ट करते हो, आयात करते हो, तो उस इंपोर्ट पे एक जीएसटी लगता है। तो वो जीएसटी लगाने का अधिकार भी 269 ए में दे रखा है। वापस मैं बोल रहा हूं कि सर आप अगर कोई गुड्स और सर्विस को इंपोर्ट करते हो तो उस गुड्स और सर्विस के इंपोर्ट पे भी जीएसटी लगता है, राइट? और वो जीएसटी लगता है तो उसको हम बोलते हैं एज ए इंटर स्टेट सप्लाई और उस पर आईजीएसटी चार्ज होता है। आप इंटर वाले स्टूडेंट पढ़ के आए हो, आप इंटर में पढ़ के आए हो आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी क्या होता है, इसको अलग से मैं अच्छे से पूरा बताऊंगा। बट अभी आपको ये इतना तो पता ही होगा कि आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सर आईजीएसटी कौन सी सप्लाई पे लगता है? इंटर स्टेट सप्लाई पे लगता है। इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप सप्लाई करते हो तो उसको अपन इंटर स्टेट सप्लाई कंसिडर करते हैं और उस पर एक ही टैक्स लगता है, दैट इज कॉल्ड आईजीएसटी, और उस पर लेवी एंड कलेक्ट करने का पूरा राइट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो आर्टिकल 269 ए ये बात बताता है कि अगर आप कोई इंपोर्ट किसी गुड्स और सर्विस को करते हो तो उसको हम इंटर स्टेट सप्लाई मानकर आईजीएसटी लगाते हैं, ये बोलता है। तो क्या लिखूं मैं? इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो इसको हम मानेंगे इंटर स्टेट सप्लाई। कौन सी सप्लाई? इंटर स्टेट सप्लाई मानेंगे और यहां पे आईजीएसटी लग जाएगा। ये कौन से आर्टिकल में दे रखा है? आर्टिकल 269 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं जो भी लिख रहा हूं वो मेरे नोट्स में लिखे हुए हैं, यहां पे मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज कॉल्ड आर्टिकल 279 ए। आर्टिकल 279 ए empowers to the President of India to constitute GST Council। आर्टिकल 279 ए क्या बात बताता है कि अपने माननीय राष्ट्रपति को यह एम्पावर करते हैं कि राष्ट्रपति जी जीएसटी काउंसिल बना सकते हैं। जीएसटी काउंसिल क्या होता है सर? जीएसटी काउंसिल एक कमेटी होती है जिसमें जीएसटी से रिलेटेड डिसीजंस लिए जाते हैं। उसका चेयरपर्सन जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है। इसको अलग से डिटेल्स में अपन बाद में पढ़ेंगे। तो जीएसटी काउंसिल कौन बना सकता है? केवल और केवल राष्ट्रपति बना सकता है। राष्ट्रपति जी को एम्पावर किस आर्टिकल में कर रखा है संविधान के? आर्टिकल 279 ए में एम्पावर कर रखा है टू कॉन्स्टिट्यूट जीएसटी काउंसिल। और दोस्तों राष्ट्रपति ने 15 सितंबर 2016 को जीएसटी काउंसिल बना दी थी, क्योंकि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी आने वाला था, इसलिए पहले उन्होंने जीएसटी काउंसिल बना दी, क्योंकि बनाना था, सारे डिसीजन तो जीएसटी काउंसिल में ही लिए जाते हैं। तो ये क्या करता है? एम्पावर करता है टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूट जीएसटी काउंसिल। ये है। तो भारत के राष्ट्रपति को, भारतीय माननीय राष्ट्रपति जी को आर्टिकल 279 ने एम्पावर करता है जीएसटी काउंसिल बनाने को। और इन्होंने जीएसटी काउंसिल कब बना दी थी? 15 सितंबर 15 और सितंबर 15 सितंबर 2016 को ही जीएसटी काउंसिल बना दी थी। क्लियर है क्या? सो दीज आर द 3 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स विच वर इंसर्टेड इन योर सिलेबस। आर्टिकल 246 ए क्या बोलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को इक्वली पावर दे रखा है जीएसटी लगाने के पास।
आर्टिकल 269 ए क्या बोलता है कि अगर आप कोई इंपोर्ट करते हो किसी गुड्स और सर्विस को तो उसको हम इंटर स्टेट सप्लाई मानकर आईजीएसटी लगाएंगे। आर्टिकल 279 ए क्या करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एम्पावर करता है जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट करने का। और भारत के राष्ट्रपति जी ने कब जीएसटी काउंसिल बना दी, 15 सितंबर 2016 को जीएसटी काउंसिल बना दी थी। सो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ता हूं गाइज, मैं आगे बढ़ने के पहले मैं चलता हूं कि अपने संविधान में 3 लिस्ट होती है, 3 लिस्ट होती है। तो उसको नंबर 1 लिस्ट को हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट, सेकंड लिस्ट को बोलते हैं अपन स्टेट लिस्ट, और थर्ड जो लिस्ट होती है वो होती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। सर यूनियन लिस्ट क्या होती है? यूनियन लिस्ट में अधिकार होता है लॉ बनाने का केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो किसको राइट्स होता है? राइट टू मेक लॉज टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर केंद्र सरकार को कोई लॉ बनाना हो, कोई कानून बनाना हो, तो उसको यूनियन लिस्ट 1 में दे रखा है मैटर। यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रखा है और यहां पे दोनों गवर्नमेंट को दे रखा है, बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। समझ में आया? तो अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कोई मिक्स में कोई लॉ बनाना है तो उसको कॉन्क्रीट लिस्ट में जाना होगा। स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई मैटर है तो वो स्टेट लिस्ट में जाता होता, और सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई मैटर है तो वो यूनियन लिस्ट में जाना होता है उसको। तो दीज आर द 3 लिस्ट्स, राइट? समझ में आया यहां तक? तो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अंडर जीएसटी। ठीक है, ओके सर, आगे चलते अब। सर अभी तक अगर हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी हमारे इंडिया में 1 जुलाई 2017 को आया था। अच्छा, अभी जो पढ़ा अपन ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वो भी नोट से देख लेते एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो नोट से, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अंडर जीएसटी आर्टिकल 246 से मैंने क्या बताया था कि कॉन्करेंट पावर दे रखा है टू लेवी जीएसटी हैज बीन गिवन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट एंड एक्सक्लूसिव पावर टू पार्लियामेंट। बोले तो इंटर स्टेट सप्लाई मानकर इसको आईजीएसटी लगाएंगे। यही बोला था मैंने ये बोला था कि आर्टिकल 246 ए बोलता है कि पार्लियामेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को एक्सक्लूसिव पावर दे रखा है जीएसटी लगाने का, राइट? और अगर आप इंटर स्टेट करते हो तो उस पर आईजीएसटी लगता है। आर्टिकल 269 ए क्या बताया था कि मैं द इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज विल बी डीम्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। तो मैंने ये बताया था कि अगर आप इंपोर्ट करते हो किसी गुड्स और सर्विस को तो उसको इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स मानेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई मानेंगे, उस पर आईजीएसटी लग जाएगा। आर्टिकल 279 ए क्या बताता है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट जीएसटी टैक्स काउंसिल। बताया था नहीं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एम्पावर कर रखा जीएसटी टैक्स काउंसिल बनाने का, और द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड द जीएसटी काउंसिल ऑन 50 सितंबर 2016, और 15 सितंबर 2016 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट कर दी थी। इसके बाद में मैंने बताया था सर 3 लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट 1, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज राइट टू मेक लॉज, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर होता है। फिर स्टेट लिस्ट 2, जिसको अपन बोलते हैं सो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू मेक लॉज, और कॉन्करेंट लिस्ट जिसको 3rd बोलते हैं बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर टू मेक लॉज। तो ये लॉ बनाने का इनको अधिकार है। बताओ यहां तक कोई इश्यू है आपको? आगे बढ़ते। देखो दोस्तों, 1 जुलाई 2017 को तो 1 जुलाई 2017, राइट? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया था इंडिया में। 1 जुलाई 2017 जीएसटी आया था इंडिया में, राइट? इससे पहले कितनी कंट्रीज में जीएसटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है? दोस्तों लगभग 160 कंट्रीज में अभी जीएसटी एग्जिस्ट करता है।
160 कंट्रीज में जीएसटी है। सबसे पहले जीएसटी आया था फ्रांस में 1954 में। कहां पे आया था? फ्रांस में। फ्रांस में 1954 में आ गया और हमारे देखो इंडिया में कब आया? इन 2017 में। कितने साल पुराने? 60-70 साल पुराना, मतलब इतना लेट हमारा जीएसटी आया। तो यू कैन से कि कितनी डेवलप्ड कंट्री है फ्रांस। इन 1954 में फ्रांस में आ गया था ये, और हमारे इंडिया में आया था 1 जुलाई 2017 को। अब तक 160 कंट्रीज में जीएसटी एप्लीकेबल है। ठीक है, देखो जीएसटी जो बिल आता है वो जितने भी स्टेट्स होते हैं अपने इंडिया में, वहां भी ये जीएसटी बिल पास होता है, जीएसटी एप्लीकेबल होता है। तो अगर मैं बात करूं कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे पहले जीएसटी बिल को पास किया था, दैट इज तेलंगाना। तेलंगाना was the first state who passed the GST bill। पास हुआ था। क्वेश्चन आता है ये कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने सबसे पहले जीएसटी बिल को पास किया था? दैट वाज द तेलंगाना। एक और चीज होती है रेटिफाई करना, किसी बिल को रेटिफाई करना। रेटिफाई का मतलब अभी अमेंडमेंट हो रहे हैं, फाइनल करना। तो ऐसा कौन सा स्टेट था जिसने सबसे पहले जीएसटी बिल को रेटिफाई किया था? वो था असम। क्या था? असम। असम ऐसा स्टेट है जिसने सबसे पहले जीएसटी बिल को रेटिफाई किया था। असम रेटिफाई। तो अगर आपसे क्वेश्चन में आया है कि विच वाज द फर्स्ट स्टेट हु पास द जीएसटी बिल, दैट वाज द तेलंगाना। विच वाज द फर्स्ट स्टेट हु रेटिफाई द जीएसटी बिल, दैट इज द असम। अब तक 160 कंट्रीज में जीएसटी आ चुका है। 1954 में फ्रांस में आ गया था। दोस्तों, जो हमारी इंडिया में, हमारी जो कंट्री में जीएसटी मॉडल लेकर आए, वो कहां से लेकर आए? वो लेकर आए हम कनाडा से। जो इंडिया का जीएसटी मॉडल है वो लेकर आए थे हम कनाडा से, इसलिए हम उसको बोलते हैं कैनेडियन मॉडल। तो कनाडा मॉडल से लेकर आए, तो हम उसको बोलते हैं कनाडा मॉडल। क्वेश्चन आता है सर कनाडा मॉडल क्या है, क्या खास है इसमें? कनाडा जो मॉडल है उसको हम बोलते हैं ड्यूल जीएसटी मॉडल। ड्यूल जीएसटी मॉडल। सर ड्यूल जीएसटी मॉडल का मतलब क्या होता है? ड्यूल का मतलब होता है कुछ न कुछ दो चीज़ें यहाँ पे डबल है। बिल्कुल है ना, डबल। हमारे यहाँ पे दो गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। किस में इन्वॉल्व है? जीएसटी में। किस में इन्वॉल्व है? जीएसटी में। कैसे इन्वॉल्व है सर? सर 50% रेवेन्यू जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और 50% जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। इसका मतलब दोनों गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, इसलिए हम इस मॉडल को बोलते हैं कनाडियन मॉडल या फिर ड्यूल जीएसटी मॉडल। अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हो, विद इन स्टेट करते हो, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है और स्टेट गवर्नमेंट एसजीएसटी लेते हैं। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो तो पूरा का पूरा आईजीएसटी कलेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, बट उसका 50% पार्ट बाद में किसको दे देती है? स्टेट गवर्नमेंट को दे देती है। इसका मतलब हर सप्लाई पे दोनों गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ड्यूल जीएसटी मॉडल। समझ में आया ना? तो ये कहां से लेकर आए अपन? कनाडा से लेकर आए, तो दैट इज कॉल्ड कैनेडियन मॉडल। क्वेश्चन समझ में आया यहां तक? क्वेश्चन समझ में आया यहां तक? तो हम इसको क्या बोलते हैं? कैनेडियन मॉडल। ड्यूल जीएसटी मॉडल का मतलब समझ गए, जहां पे दोनों गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इसको अपन एक बार नोट से देख लेते। देखेगा तब फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी इन इंडिया बोले तो ड्यूल जीएसटी मॉडल। ड्यूल जीएसटी का मतलब होता है सेंटर एंड स्टेट लेवी जीएसटी साइमल्टेनियसली ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हो किसी गुड्स और सर्विसेज को, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इन्वॉल्व होती है। और नोट लगा के मैंने लिखा है कि अगर ऑन इंटर स्टेट सप्लाई करते हो तो ओनली सेंटर विल लेवी जीएसटी आईजीएसटी, बट इसका 50% पार्ट किसको चले जाता है? स्टेट गवर्नमेंट को। फिर क्वेश्चन आ रहा है कि फर्स्ट स्टेट टू रेटिफाई जीएसटी बिल, वो था असम। 12 अगस्त 2016 को असम ने जीएसटी बिल को रेटिफाई किया था। और फर्स्ट स्टेट पास जीएसटी बिल दैट वाज द तेलंगाना इन 19 अप्रैल 2017। 9 अप्रैल 2017 को तेलंगाना ने सबसे पहले जीएसटी बिल को पास किया था। फर्स्ट कंट्री हु ब्रिंग जीएसटी दैट वाज द फ्रांस इन 1954। अबाउट 160 कंट्रीज हैव अडॉप्टेड जीएसटी बिल सो फार। अब तक 160 कंट्रीज में जीएसटी बिल है। मॉडल कौन सा है? इंडिया ब्रॉट कनाडा मॉडल ऑफ जीएसटी। कौन सा मॉडल लेकर आई है इंडिया? कैनेडियन मॉडल लेकर आई है।
कनाडा में कौन सा मॉडल है? ड्यूल जीएसटी मॉडल है, वहां पे भी दोनों गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कैनेडियन मॉडल। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? पूछना हो तो प्लीज पूछ सकते हो आप। समझ में आया? सो वाट एवर व्हाट वी डिस्कस सो फार, वी डिस्कस द व्हाट डू मीन बाय द लॉ एंड एक्ट, what do you mean by the bill and act, what the process to bring any act into the India, what the genesis and history of the GST in India। फिर हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, फिर लिस्ट देखी हमने, देन आफ्टर दैट वी डिस्कस द फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी इन इंडिया। तो कनाडा मॉडल अपन लेकर आए, ड्यूल जीएसटी मॉडल है वहां पर, राइट। So this is the very important discussions whatever we did today so far। बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक चीज है। अभी तो बहुत और मजा आएगा, अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज कंसेप्ट होगी, यहां पे एक भी चीज मैं मिस नहीं कर रहा ना स्किप कर रहा, इसलिए आपके दिमाग में पूरा वो कवर होता जाएगा। और प्लीज शुरू की क्लासेज को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लिंक जरूर है आपका आईडीटी इनडायरेक्ट टैक्सेशन। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ठीक है दोस्तों, एक जरूर ध्यान रखना, जीएसटी मैंने फिर बता दिया, लॉ है, एक्ट है, कानून है, कानून के हिसाब से अपन को पढ़ना है। लैंग्वेज भी अपन कोशिश करेंगे वही रखने की। तो आप देखना, जीएसटी की जो फुल फॉर्म होती है, क्या होती है जीएसटी की फुल फॉर्म? व्हाट द फुल फॉर्म, व्हाट स्टैंड फॉर जीएसटी। कई बोलते थे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऐसे लिखते हो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जबकि ये गलत है। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें क्या गलत है, यही तो होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स में एस लगा दिया, सर्विस लिख दी, टैक्स लिख दिया, नहीं। लो को जब आप देखोगे पढ़ोगे तो यहां पे सर्विस में भी एस लगा हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है आपके, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, एक एक चीज को मैं बेसिक से लेकर चलूंगा। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आपको बोलना भी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। माल एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स और भी नहीं लिखना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये है इसके इसकी फुल फॉर्म, और यही आपको बोलना है।